नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। तिरहुत स्नातक उपचुनाव के वोटों की गिनती जारी है। प्रथम वरीयता के लिए 9 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, जिसमें शिक्षक, नेता, वंशीधर, ब्रजवासी सबसे आगे बने हुए हैं। निर्दलीय उम्मीदवार वंशीधर ब्रजवासी को 23,003 वोट अब तक मिल चुके हैं। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ। तिरहुत स्नातक उपचुनाव का रिजल्ट अब धीरे धीरे आने लगा है। प्रथम वरीयता की काउंटिंग जो है वह पूरी हो चुकी है। 75,886 कुल वैध मत थे, जिसकी काउंटिंग पूरी हो चुकी है। यानी 9 राउंड में पूरी काउंटिंग प्रथम वरीयता की हो गई है, जिसमें शिक्षक, नेता, निर्दलीय प्रत्याशी बंशीधर ब्रजवासी जो है वह सबसे ऊपर, सबसे पहले स्थान पर आ गए हैं। उन्हें कुल मत 23,003 वोट मिले हैं। यानी बंशीधर ब्रजवासी जो हैं प्रथम वरीयता में सबसे ऊपर रहे हैं और अब तक उनकी जीत दिख रही है। हालांकि इसमें अभी भी कई प्रक्रिया है। द्वितीय वरीयता की बात है, जो काउंटिंग होगी वह भी अब से कुछ देर में शुरू होगी। इसमें 9 राउंड की गिनती पूरी हुई है, जिसमें पाया गया है कि निर्दलीय प्रत्याशी वंशीधर ब्रजवासी अपने निकटतम प्रत्याशी डॉक्टर विनायक गौतम से 10,536 मतों के अंतर से आगे रहे हैं। जनसुराज के विनायक गौतम जो है वो 12,467 वोट अभी तक उन्हें मिले हैं प्रथम वरीयता में, और वो दूसरे स्थान पर है। वही राजद के गोपी किशन वह तीसरे स्थान पर है, 11,600 वोट मिले हैं। यानी वह तीसरे स्थान पर है प्रथम वरीयता के मामले में। वही जेडीयू के अभिषेक झा काफी चर्चा में थे, लेकिन उन्हें वह चौथे स्थान पर है और उन्हें 10,316 वोट मिले हैं। यानी प्रथम वरीयता में वह चौथे स्थान पर रह गए हैं। तो ऐसे में शिक्षक, नेता और निर्दलीय प्रत्याशी बंशीधर ब्रजवासी ने प्रथम वरीयता में मैदान मार लिया है। देखने वाली बात होगी कि द्वितीय वरीयता में रिजल्ट क्या होता है, उसकी भी गिनती अब से कुछ देर में शुरू हो जाएगी। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। एक तरफ पुलिस बालू माफिया पर नकेल की बात करती है और दूसरी तरफ यही पुलिस के जवान बालू लदे ट्रकों से अवैध वसूली कर रहे हैं। पटना पुलिस की ट्रकों से वसूली का एक वीडियो बेहटा से सामने आया है। बेहटा बैंक ऑफ इंडिया चेकपोस्ट के पास पुलिस के जवान वर्दी का रौब दिखाकर बालू लदे ट्रकों को रुकवाते हैं और अवैध वसूली करते हैं और चालान काटने की धमकी देते हैं। तो ऐसी तस्वीर जो है वो निकल करके सामने आई है। आप समझ सकते हैं कि जिस पुलिस को लेकर के जिम्मेदारी होती है, लेकिन देखिए कैसे वो अपनी जिम्मेदारियों से कन्नी काट रहे हैं। ये तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर देखिए, पैसे हाथों में लिए जा रहे हैं पुलिसकर्मी। यह दिखाई दे रहा है कैसे इस ट्रक से अवैध वसूली की जा रही है। पुलिस जवान धड़ल्ले से यहाँ वसूली कर रहे हैं। अमरजीत हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता। अमरजीत, एक तस्वीर सामने आई है, क्या ऐसे ही पुलिस काम करेगी? क्या पूरी घटना है और क्या पूरा मामला सामने आया है? तस्वीरों में साफ तौर पे ये दिखाई दे रहा है कि पुलिस किस तरह से बालू लदे ट्रकों से जो है पैसा वसूली किया जा रहा है। जो पुलिस जो है पैसा वसूली कर रही है, उन्हें जो है उसके जाम को हटाने के लिए लगाया गया था, लेकिन वहां पर वसूली करने के लिए जो है काम कर रहे हैं बड़े बड़े अधिकारी। इस मामले को लेकर के जो अवैध बालू की ढुलाई होती है और उसको लेकर के नकेल कसने के लिए टीम बना करके लगातार जो है छापेमारी करते हैं, पकड़ते हैं। एक दिन पहले जो है बिहटा में 3 ट्रकों को पकड़ा गया था, लेकिन ये तस्वीर जो है उसके परे नजर आता है। जब जो है अधिकारी जहां ट्रकों को पकड़ने के लिए काम करते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो तस्वीरें सामने आई है उसमें पुलिस की छवि खराब होती नजर आ रही है, क्योंकि पुलिस यहां वसूली करती हुई नजर आ रही है और अपना रौब दिखाती है। जो पैसा नहीं देता है उसे जो उसका फोटो खींचा जाता है, उसके ट्रकों का चालान करवाने का धमकी दिया जाता है। इससे डर जाते हैं ट्रक के चालक और उन्हें पैसा दे देते हैं और वहां से आराम से निकल जाते हैं। ट्रक में अवैध बालू भी है। एक दिन की है और ऐसी तस्वीर रोजाना सामने आती होगी, जो कैमरे में रिकॉर्ड भी नहीं हो पाती होगी, क्योंकि जिस तरीके से बेखौफ होकर ये वसूली कर रहे हैं, यानी कि रोज का धंधा इन्होंने बनाकर रखा है। इन लोगों का रोज का धंधा है। इसकी वजह से बिहटा में जाम भी लग रहे हैं। बड़ी जाम जो है, लगभग 10 किलोमीटर का जाम जो है लग जाता है और उससे जो है बिहटा वासियों को परेशानी झेलनी पड़ती है। यही कारण है कि ये तस्वीर सामने आई है और लोग जो है बताना चाहते हैं कि पुलिस जो है किस तरह से अवैध वसूली कर रहे हैं और जिसके वजह से बिहटा के लोग परेशान हैं।
इन वसूली की वजह से लंबा जाम लग जाता है। जो अवैध बालू क्या के इसकी कभी ट्रक होते शिकायत हैं वरीय उन्हें पास कराया अधिकारियों से जाता नहीं है। की गई? क्या उनके नजर में ये पूरा मामला नहीं है? जी बता दें कि पिछले वर्ष ही भी इस तरह के मामले आए थे, उसमें जो है पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ पुलिस कर्मियों को जेल भी भेजा था जो इस तरह के अवैध वसूली कर रहे थे कार्रवाई करते हुए। तो इस बार भी जो है आश्वासन दिया गया है कि ऐसे पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई होता है या नहीं होता है ये आगे की बात होगी। लेकिन ट्रैफिक के जो डीएसपी हैं जो इस बार पहली बार जो है यहाँ पर नजर आएंगे। ट्रैफिक स्पेशल इसी के लिए लगाया गया है कि बिहटा में जाम लगता है, ट्रैफिक के डीएसपी को डिप्यूट किया गया है और ये जाम हटाने के लिए डिप्यूट किया गया है। लेकिन उनके जो सिपाही हैं वो इस तरह से वसूली का काम कर रहे हैं जिसकी वजह से लंबी जाम लग जा रही है। जी चलिए, शुक्रिया अमरजीत इस अपडेट के लिए आपका। बढ़ेंगे आगे। मुंगेर में सोशल मीडिया पर झांसे में आकर एक छात्र 4,67,000 रुपए गवा बैठा। पीड़ित की शिकायत पर साइबर थाने में केस दर्ज कराई गई है। घटना पूरब सराय की है। 12वीं का छात्र टेलीग्राम पर एक ग्रुप के झांसे में आ गया जिसमें रुपए डबल करने का ऑफर था। लालच में आकर छात्र ने अपने रिश्तेदारों में किसी से 25,000 किसी से 50,000 रुपए जुटाए और इसमें लगा दिया। लेकिन जब तक उसे ठगे जाने का एहसास हुआ तब तक काफी देर हो चुकी थी और वो 4,67,000 रुपए गंवा चुका था। अब शिकायत के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। टेलीग्राम पे बहुत सारे ऐसे फर्जी ग्रुप चलते हैं, उसके झांसे में आया और उसने अपने रिश्तेदारों से पैसे लेकर लगभग 4,62,000 ठगी का शिकार हुआ है। हम लोग इस पर आवेदन प्राप्त होने के बाद कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। अग्रतर कार्रवाई होने पे आप लोग को और ब्रीफ दे रहे हैं। भागलपुर से बड़ी खबर, जहां अवैध खनन को लेकर छापेमारी करने गई पुलिस पर बालू माफिया ने हमला कर दिया। इतना ही नहीं, बालू माफिया ने पुलिस को खदेड़कर मौके से भगा दिया। दरअसल जगदीशपुर पुलिस टीम कोला खुर्द में अवैध बालू खनन कर रहे माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी। पुलिस अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त करने में कामयाब तो रही, लेकिन बाद में माफिया ने पुलिस पर ईंट पत्थर से हमला कर ट्रैक्टर को छुड़ा लिया। इस दौरान पुलिस के 2 जवान को सिर में चोट लगने से घायल भी हुए हैं। पुलिस ने इस मामले में 9 नामजद और कई अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। और इस बीच राजस्थान के दौसा से बड़ी खबर, जहां बोरवेल में बच्चा गिर गया है, अब तक नहीं निकाला गया है। कालीखाट गांव में बोरवेल में यह बच्चा फंसा हुआ है। 120 फीट नीचे 5 साल का मासूम फंसा हुआ है। आर्यन इसका नाम बताया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम ने रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिल पाई है। एलएनटी मशीनें बोरवेल के पास गड्ढा खोदने में लगातार जुटी हुई है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस घटना से जुड़ी हुई। डीएम देवेंद्र कुमार भी रात भर मॉनिटरिंग करते रहे। दरअसल कल दोपहर घर से ही कुछ दूरी पर खेत में बने बोरवेल में 5 साल का मासूम आर्यन गिर गया। बच्चे के बोरवेल में गिरने की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और सिविल डिफेंस की टीम को मौके पर बुलाया। बच्चे को बाहर निकालने के लिए बोरवेल के पास में जेसीबी से मिट्टी की खुदाई शुरू कर दी गई। बोरवेल में पाइप से ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। यह हादसा पापड़ौदा थाना इलाके के कालीखाड़ गांव में हुआ है। करीब 3:30 पर आर्यन अपनी मां गुड्डी देवी के साथ खेत पर जा रहा था, लेकिन बोरवेल के पास उसका पैर फिसल गया और वो 150 फीट गहरे बोरवेल में जा गिरा। इसके बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। खुद दौसा के कलेक्टर देवेंद्र कुमार, विधायक दीनदयाल बेरवा सहित पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस दौरान एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई है और एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां बोरवेल में पाइप से ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार की जा रही है। कालीखाड़ गांव की यह घटना सामने आई है। ये मासूम बच्चा 5 साल इसकी उम्र और लगातार एलएनटी की तरफ से भी खुदाई का काम किया जा रहा है और एक वैकल्पिक रास्ता बनाने की कोशिश हो रही है। और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां इस बोरवेल की मॉनिटरिंग लगातार कैमरे के जरिए की जा रही है। ऑक्सीजन की भी सप्लाई की जा रही ताकि बच्चा ठीक से सांस लेता रहे। हालांकि अब परिजनों की चिंता बढ़ गई है क्योंकि घंटे दर घंटे लगातार बीतते जा रहे हैं और ऐसे में एलएनटी की मशीनें भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। 120 फीट नीचे 5 साल का आर्यन फंसा है।
और गोपालगंज से बड़ी खबर है, जहां सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। अलग अलग हादसे में ये मौत हुई है। घने कोहरे की वजह से हादसे की बात कही जा रही है। कुचायकोट महमदपुर में हादसा हुआ है, सिधवलिया थाना में भी हादसा हुआ है। तो कई जगहों से हादसे की तस्वीर, हादसे की खबर सामने आई है, जहां सड़क हादसे में 3 लोग की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि कुहासे की वजह से यह हादसा हुआ है। विजिबिलिटी काफी कम है, दिखाई नहीं दे पा रहा है, और ऐसे में अब जो ड्राइवर है उनको भी सतर्क रहने की जरूरत है, ताकि सही से वो गाड़ी चला सके, नहीं तो फिर ऐसी घटना हो सकती है। अलग अलग हादसे में ये मौत हुई है। घना कोहरा वजह बताया जा रहा है। और मुंबई से बड़ी खबर है, जहां कुर्ला में बेकाबू बस का कहर देखने को मिला है। बीएसटी की बस ने टक्कर मारी है, कई गाड़ियों को टक्कर मार दी है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 3 लोग की मौत हो गई है, 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। रात करीब 9:45 बजे की घटना सामने आई है। तो कुर्ला में बेकाबू बस का कहर देखने को मिला है, जहां बेस्ट की बस ने टक्कर मार दी है। कई गाड़ियों को इस बस ने टक्कर मारी। 3 लोगों की मौत इस हादसे में हो गई है, 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीर सीसीटीवी फुटेज का आपको दिखा रहे थे कि कैसे अफरा तफरी मच जाती है। अचानक से लोग इधर उधर भागने लगते हैं। 3 लोग की मौत, 20 लोग घायल हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में स्थानीय प्रशासन ने वहां पहुंचाया है। उनका इलाज कराया जा रहा है। रात करीब 9:45 बजे की घटना सामने आई है। देखिए, अचानक से एक बस आती है और स्पीड में आती है और वो टक्कर मार देती है। 3 लोग की जिसमें मौत हो जाती है, 20 घायल हैं, जिनका इलाज कराया जा रहा है। मुंबई से ये बड़ी खबर, जहां देखिए अचानक से तेज रफ्तार यह बस का आना होता है और ये घटना हो जाती है। और देखिए, अपडेट आपको दे रहे हैं, ये आंकड़ा मृतकों का और बढ़ गया है। अब खबर सामने आ रही है कि 7 लोग की मौत इस हादसे में हो गई है। बड़ा हादसा सामने आया है। घायलों की जो संख्या है वो भी अब बढ़कर 49 तक पहुंच गई है। यानी कि आप समझ सकते हैं कैसे ये गाड़ी तेज रफ्तार में आती है और टक्कर मार करके ये बस चलते बनती है, और इस बीच वहां अफरा तफरी मच जाती है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अब 7 लोगों की मौत हो गई है। यानी कि काफी संख्या में जो लोग हैं वो इस चपेट में आए। सिवान में पुलिस ने आधी आबादी को खास तोहफा दिया है। सिवान पुलिस ने महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष कदम उठाए हैं। सिवान के सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है, जहां महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। महिला हेल्प डेस्क का मकसद महिलाओं और छात्राओं की शिकायतों को प्राथमिकता के साथ सुनना और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना है। महिलाओं और लड़कियों की शिकायतें महिला हेल्प डेस्क पर सुनी जाएंगी और उस पर तेजी से कार्रवाई भी होगी। महिला हेल्प डेस्क पर महिला पुलिस पदाधिकारी 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा महिला पुलिसकर्मियों के संपर्क नंबर भी सार्वजनिक किए गए हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में महिलाएं सीधे संपर्क कर सकें। महिला हेल्प डेस्क का मुख्य पर्पस है, कोई भी वैधानिक सलाह या अन्य किसी प्रकार की सलाह की आवश्यकता है तो वो महिला हेल्प डेस्क के कर्मी को संपर्क कर सकते हैं। और इसमें क्योंकि जो प्रतिनियुक्त पदाधिकारी हैं, सिपाही हैं, वो भी महिला सिपाही हैं, तो ये बिल्कुल एक आम धारणा है और सही भी है कि महिलाओं की समस्या बहुत हद तक बेहतर ढंग से महिलाएं समझ सकती हैं, और उसका निराकरण कैसे करना है वैधानिक रूप से, उसके बारे में भी सलाह दे सकते हैं। बेगूसराय में एक स्कूल में प्रधानाध्यापक के खिलाफ शिक्षकों ने मोर्चा खोल दिया है और पिछले कई दिनों से ताला लगा रखा है। सदर प्रखंड के उर्दू मकतब साग विद्यालय के प्रधानाचार्य मोहम्मद अम्मार अंसारी पर आरोप है कि वे क्लास लेते समय शिक्षकों का वीडियो बनाते हैं। महिला शिक्षकों के बाथरूम जाते वक्त भी वीडियो और फोटो लेते हैं और अभद्र व्यवहार करते हैं। शिकायत करने पर प्रधानाचार्य धमकी देते हैं और कहते हैं, जिससे जहां जाना है जाए, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रधानाचार्य के रवैये से परेशान होकर शिक्षकों ने स्कूल में ताला जड़ दिया है। पूरी घटना की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी को दिए जाने के बाद जांच कराकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। योग्य नहीं है तो क्यों ऐसे में है? लिखने आता है कुछ भी, कुछ लिखने आता है, कुछ लिख पाए हैं। आज तक दूसरे के बाद ग्रामीण शिक्षा पे सहायता लेके हम लोग धमकी दिया जा रहा है। आप यही करते हैं, आप गलत मत, आप
धमकी दिया जा रहा है, धमकी देके समस्या है और शाम तक जब तक नहीं तब तक प्रताड़ित किया जाता है। एक सरकार चाहती है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए बच्चों को, जो हम लोग देने का काम कर रहे थे, लेकिन शायद इन लोगों को पता नहीं क्या है कि लगता है कि हम लोग अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बच्चे जाके घर में ग्रामीण को बता रहे हैं कि जो सर लोग आए हैं या मैम लोग जो भी हैं बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो शायद हो सकती है इस बात की इन्हें दिक्कत हो, इसलिए ये हम लोग को बार बार प्रताड़ित किया जाता है। यहाँ तक कि महिला शिक्षिकाओं के साथ अभद्र व्यवहार भी किया जाता है, यहाँ तक कि हमारे साथ भी आने जाने के क्रम में भी हम लोग के साथ कुछ गलत भी हो सकता है। इसलिए हम लोग सरकार से या शिक्षा विभाग से हम लोग ये दरख्वास्त करना चाहते हैं कि हम लोग के सुरक्षा की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग और सरकार की है। डर के रह रहे फिर भी कुछ न कुछ नया करेंगे, जाके मुंह पे जूम कर करके वीडियो बनाएंगे। उसके बाद ग्रामीण यहाँ के लड़ाई को देखते हुए ग्रामीण ने कई बार हमारे पारिवारिक को बैठक के लिए बोले, तो उन्होंने बोले कि हमारे पास टाइम नहीं है ग्रामीण को भी, और उसके बाद ही बोले कौन हमारा क्या कर लेगा, आपको जहाँ जाना है जिस विभाग में जाना है आप जाइए, कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। खुद कुर्सी लेके गए हुए मास्टर साहब मेरे क्लास से कुर्सी जबरदस्ती ले आया, उसके बाद अभद्र बात बोलते हैं, जैसा हमको इन लोगों से हमारे शिक्षक जो साथी है उनसे हमको पता चला। इसमें हम लोगों ने बीओ से जांच कराया था, जांच आया था, जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित दोषी टीचर के विरुद्ध निलंबन के लिए कार्रवाई के लिए संबंधित सक्षम पदाधिकारी जो पंचायत सचिव है उनको हम लोग भेज चुके हैं। प्रिंसिपल थे, उन पे आरोप लगा था कि महिला लोग जाते हैं कहीं जाते थे वो वीडियो बनाते हैं, बदतमीज की तरह करते हैं, उसी के आधार पर उन पर कार्रवाई की जा रही है। यही से आरोप लगा है, उसी आरोप पर उनको। रांची से बड़ी खबर, जहां झारखंड विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। विधानसभा में आज स्पीकर चुने जाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। रविंद्रनाथ महतो का निर्विरोध स्पीकर बनना तय है। रविंद्रनाथ महतो को स्पीकर बनाने के लिए सर्वदलीय प्रस्ताव। लगातार दूसरी बार विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो बनेंगे। पहले दिन प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी ने 80 नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई। दिल्ली के बाद बिहार में प्रदूषण ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। डॉक्टरों ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया है। डॉक्टरों की माने तो खुले में सांस लेना काफी नुकसानदायक है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता शैलेंद्र। बढ़ती हुई ठंड और पोल्यूशन ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। डॉक्टरों ने इसको लेकर गाइडलाइन भी जारी किया है। डॉक्टरों की माने तो पटना की हवा इतनी प्रदूषित हो गई है कि आप कई बीमारियों को दावत दे सकते हैं। साथ ही साथ एक बार में कई सिगरेट पीने जैसा नुकसान भी हो सकता है। गांधी मैदान की हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ धुंध और पोल्यूशन साफ तौर पर नजर आ रहा है। मौसम विभाग की माने तो अगले 1 महीने तक ठंड और भी बढ़ने के आसार हैं और कुहासा भी रहेगा। तो ऐसे परिस्थिति में माना जा रहा है कि पोल्यूशन और भी बढ़ेगा। साथ ही साथ यदि हम दिल्ली से पटना की तुलना करें तो कहीं न कहीं पटना की जो आबो हवा है वो दिल्ली से भी ज़्यादा प्रदूषित बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि यदि आप पटना में हैं, खुले में सांस ले रहे हैं, तो आपको सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार वायु प्रदूषण पटना में और पूरे बिहार में बढ़ रहा है वो आपके लिए खतरा साबित हो सकता है। क्योंकि बिहार के कई जिलों में जो AQI है वो काफ़ी बढ़ चुका है और यह बता रहा है कि जिस तरीके से लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है वो कहीं न कहीं लोगों को उससे बड़ा नुकसान भी हो सकता है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और मौसम से जुड़ी खबर है, जहां रांची समेत राज्य भर में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है। राजधानी रांची में कोहरा छाया हुआ है, बादल छाए हुए हैं। कल से मौसम साफ होने का अनुमान भी है। न्यूनतम पारा 3 से 5 डिग्री गिरने की संभावना है। कल हल्की बारिश हुई थी, तो रांची में कोहरा छाया हुआ है, बादल छाए हुए हैं। और इसके साथ खबर है कि न्यूनतम पारा 3 से 5 डिग्री तक गिर सकता है। कल हल्की बारिश हुई थी। और रांची से ही बड़ी खबर है, जहां कोहरे की वजह से विमान परिचालन पर इसका असर भी देखने को मिल रहा है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से कई फ्लाइट रद्द कर दी गई है, कई फ्लाइट को डाइवर्ट भी किया गया है। तो मौसम का सीधा असर फ्लाइट पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोहरे की वजह से विमान परिचालन पर असर पड़ रहा है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से कई फ्लाइट रद्द कर दी गई हैं, तो कई फ्लाइट को डाइवर्ट भी किया गया है। भागलपुर में मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। सुबह सुबह चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ है। अधिकतम तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। देर रात जिले के कई हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी बारिश भी हुई है, जिससे ठंड बढ़ गई है। मौसम का हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता विकास कुमार सिंह।
भागलपुर में आज मौसम का मिजाज बदला बदला सा नजर आ रहा है। देर रात जिले के कई हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी बारिश हुई है, तो वहीं सुबह में ठंड बढ़ गई है और चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ है। साथ ही साथ धुंध भी नजर आ रहा है। घना कोहरा के कारण रफ्तार पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगी है। तो वहीं जिस तरह से लगातार ठंड में बढ़ोतरी हो रही है, तो लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हुई है। वहीं रात में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई, जिससे ठंड और कपकपी लोग महसूस कर रहे हैं। तो लगातार जो है जिले में मौसम का जो मिजाज है वो कहीं ना कहीं अब बदलता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से घना कोहरा छाया हुआ है, इससे रफ्तार पर ब्रेक लगी है। वहीं ठंड बढ़ने के साथ ही लोगों की दिनचर्या भी पूरी तरह से प्रभावित हुई है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। बाड़ा अनुमंडलीय अस्पताल में मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। मरीजों को ऑनलाइन पर्ची नहीं मिलने की वजह से ना डॉक्टर से वे समय से दिखा पाते हैं और ना ही उन्हें दवा मिल पाती है। पर्ची के चक्कर में मरीज घंटों अस्पताल में अपनी बारी का इंतजार करते रहते हैं। वजह सर्वर में परेशानी। सर्वर काफी स्लो होने की वजह से कतार में खड़े खड़े एक एक मरीज को कई घंटे लग जाते हैं। नहीं बधी दे रहा है। हाँ, क्या बोल रहा है? अभी पुर्जा नहीं है। क्या बोला? क्या बोला? नहीं मिला। क्या बोल रहा है? कुछ जाते हैं, कहते हैं कि कथी लावो, पुर्जा लावो, पुर्जा लावो। कभी कभी सर्वर डाउन हो जाता है, उसके कारण पेशेंट को बहुत देर वेट करना पड़ता है। उसमें टोकन नंबर जनरेट नहीं होता है, टाइम लग जाता है सर। अच्छा। 2 से 5 मिनट भी लग जाता है, कभी कभी 10 मिनट भी लगता है और कभी आधा घंटा भी। हाँ, आधा घंटा भी। नेटवर्क सर्वर स्लो रहता है तो हो जाता है आधा घंटा भी। और ऊपर से हम लोग को गवर्नमेंट से आदेश है बिना ऑनलाइन पर्ची काटे ऑफलाइन पर्ची नहीं देना है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।